ओके, तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में नेविगेशन का एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ओके, सो सपोज देयर इज अ शिप moving at a place where the declination is given to be 7 degree east. The compass shows that it is approaching, that it is navigating let's say 11 degree west of north. The desired direction is, let's say, 10 degree south of east. By how much should the ship turn? Okay, तो ऐसी केसेस में क्या करना है? सबसे पहले तो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये ज्योग्राफिक है। ज्योग्राफिक को स्ट्रेट करो। ओके, अभी क्या करना है इधर? पहले तो डिक्लिनेशन कितना है? तो डिक्लिनेशन मैंने दे रखा है 7 डिग्री ईस्ट विद व्हाट? 7 डिग्री ईस्ट किसके साथ? तो कुछ नहीं है ना किसके साथ? जब कुछ गिवन नहीं है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज विद नॉर्थ, नॉर्थ पोल के साथ। तो नॉर्थ पोल के साथ 7 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर 7 डिग्री। ये ऑब्वियसली मैग्नेटिक साउथ होगा। ठीक है, ये पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अभी शिप कहां जा रही है? कंपास दिखा रहा है कि शिप जा रही है 11 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब कंपास किसके हिसाब से दिखाएगा? इसके हिसाब से नहीं ना, कंपास दिखाने वाला है इसके हिसाब से। तो कंपास क्या दिखा रहा है कि 11 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 11 डिग्री वेस्ट जा रही है ऑलरेडी। सो इधर कहीं पे शिप ऑलरेडी जा रही है, ये 11 डिग्री से। ओके, और शिप को जाना है 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सो ईस्ट से 10 डिग्री साउथ यहां जाना है। सो ये डिजायर्ड डायरेक्शन है। तो टर्न कितना लेना पड़ेगा इसको? तो शिप ऑलरेडी इधर जा रही है, इसको ऐसे जाना है 10 डिग्री ईस्ट। अभी देखो, ये जो मैंने ईस्ट ड्रॉ किया है ये ज्योग्राफिक है। अगर वो कंपास के हिसाब से दिखेगा ना तो ईस्ट इधर होगा, यहां से 7 डिग्री होगा। दिस वुड बी द ईस्ट अकॉर्डिंग टू कंपास। सो इसको मैग्नेटिक ईस्ट बोल सकते हैं। सो कंपास के हिसाब से दिखेगा तो उसको इधर जाना पड़ेगा। ये ईस्ट दिखा है, ये नॉर्थ दिखा है। ठीक है, चलो, तो अभी ऑलरेडी इधर जा रहा है, तो मतलब शिप को इधर टर्न लेना है, इतना टर्न लेना है। सो ये हुआ 11 डिग्रीज, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक ईस्ट, ये हुए परपेंडिकुलर, ये 7 डिग्री है, बराबर। हाँ, तो ठीक है, ये 7 डिग्री, ये 3 डिग्री, मतलब टोटल 10 डिग्री ले सकते हैं। सो मैग्नेटिक ईस्ट से ये 3 डिग्री, तो कितना हो रहा है इधर? 11 प्लस 90 प्लस 3, 11 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 3 डिग्रीज, तो ये हो रहा है। सो 90 प्लस 14, सो 104 डिग्रीज। सो शिप को 104 डिग्रीज टर्न लेना होगा। अच्छा, कौन सा साइड लेना होगा? शिप इधर जा रही है, कौन सा लेना होगा? वेस्ट साइड, ईस्ट साइड? ईस्ट साइड। शिप जहां जा रही है वहां से उसको 104 डिग्री टर्न लेना होगा, तो वो डिजायर्ड डायरेक्शन में पहुंचेगा। ठीक है, अभी उसको ईस्ट से 10 डिग्रीज नीचे जाना है। सो 10 डिग्री साउथवर्ड जाना है ईस्ट से। अगर वो इसके हिसाब से गया तो
तो एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो उसको डिक्लिनेशन पता होना चाहिए। ओके चलो एक और एग्जांपल करते हैं। सो ये 3-4 जगहों पे देख लीजिए, जेडब्ल्यू में और नीट में भी ये आया है काफी बार क्वेश्चन के 2 रैंडम प्लेन्स हैं। ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के मानो थीटा एंगल है, और दूसरा प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के, तीन प्लेन्स है यहाँ पे, ये एक, ये दूसरा, और ये बीच में मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा। हाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक प्लेन बना रहा है एंगल थीटा 1 प्लेन 1, और दूसरा प्लेन बना रहा है थीटा 2, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है। सो ये समझ आना आपको, ठीक है, कि मैग्नेटिक मेरिडियन से एक थीटा पे, एक 90 माइनस पे, 30 पे, एक 60 पे, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर डिप है सपोज आई। ये दोनों प्लेन्स में एपरेंट डिप होगी। ये दूसरा वाला प्लेन देखो, ये मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में अपना नीडल पॉइंट कर रहा हूं, तो यहां पे डिप है आई। अभी tan आई का एंगल, तो tan आई क्या होने वाला है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो ये हो जाएगा वर्टिकल BV और ये BH। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तीनों प्लेन में अलग अलग है। तुम अर्थ के नॉर्थ पोल पे चले जाओ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे चले जाओ, वहां पे डिप दिखना होगा 90 डिग्री। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है अर्थ के। ये देखो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है दोनों पॉइंट्स में? 90 डिग्री बना रही है। तो यहाँ पे अगर तुम कंपास ऐसे रख दोगे तो वो फ्रीली कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसको कोई डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, कहीं पे टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट पड़ा है तो उस पर टॉर्क लगेगा M क्रॉस B, मतलब MB साइन थीटा, और अगर साइन थीटा बहुत छोटा हो तो MB थीटा। माइनस क्यों लगाया साइन? क्योंकि ऑपोजिट जाएगा। अगर ये इधर टर्न होता है तो टॉर्क वापस ले जाएगा इसको, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है माइनस K थीटा। K हुआ MB, M फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, M फॉर मास नहीं। तो इसका टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का 2 पाई रूट ऑफ I बाय MB। तो मतलब नीडल कहीं पे भी ऐसे पॉइंट कर रहा है और तुमने उसको हटा दिया तो वैसे ऑसिलेट करने लगेगा, पर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ही होगा। अगर पर तुम पोल्स पे खड़े हो और तुम नीडल को ऐसे करते हो, वो घूमेगा क्योंकि उसका टॉर्क नहीं लग रहा है ना। थीटा 90 होएगा और इक्वेटर पे थीटा 0 होएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई इंडिया में त्रिवेंद्रम में मैग्नेटिक इक्वेटर पास हो रहा है। इसके लिए दैट इज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट भेजने होते हैं स्पेस में, तो मैग्नेटिक इक्वेटर प्रेफर्ड रहता है हमेशा, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट मैग्नेटिक इक्वेटर इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि यहां से रॉकेट भेजो, ठीक है। सो अभी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें ये आई है। एक दूसरा प्लेन है इधर, मैग्नेटिक मेरिडियन से इस तरफ है, जो एंगल बना रहा है थीटा, लेट्स से थीटा यहां पे। उसमें BV तो सेम होगा, BH डिफरेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली। ये प्लेन में BH वीक होगा, ऐसे ऐसे करते जाओ BH वीक होता जाएगा। इसके 90 डिग्री BH 0 होगा। सो मैग्नेटिक मेरिडियन के 90 डिग्री तुम कंपास को रख दो, उसका नीडल फ्रीली घूमेगा, या उसका नीडल डाउनवर्ड पॉइंट करेगा इधर से, क्योंकि सिर्फ BV बचा, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू द रिलेशन डायरेक्टली कि एक दूसरा प्लेन जिसमें लेट्स से ये हो I1 एंड ये आगे वाला प्लेन इसमें डिप हो I2। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि I इज ग्रेटेस्ट, I इज ग्रेटर देन I1 एंड I इज ग्रेटर देन I2। नहीं सॉरी, उल्टा उल्टा, इट इज लेसर।
क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इनमें वीकर है, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो गया है, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तो ये नीडल को नीचे तरफ लेके जाएगा। ओके, सो ये 3 प्लेन्स में रिलेशन है, cot स्क्वायर I1 प्लस cot स्क्वायर I2 इज cot स्क्वायर I। ओके, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे आया और डेरिवेशन में नहीं जा रहा है, वो डिटेल क्लास में हो चुका है एक बार, ठीक है। एक स्पेसिफिक करके एक सम आया था, तभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है ना। अगेन वो एनसीईआरटी के डेरिवेशंस में नहीं है, बट ये रिलेशन यूजफुल है। कहीं पे भी एक से ज्यादा प्लेन दिया हुआ हो ना, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकते हैं। ओके, डन। सर इसमें 3 प्लेन हुए तो cot स्क्वायर I3 भी ऐड हो जाएगा ना उस साइड? नहीं, वो 90 डिग्री पे नहीं होंगे ना फिर 3 प्लेन, ये तो दो 90 डिग्री पे है, दो ही रिलेशन है। और तुमको जो क्वेश्चन पूछेगा ना 90 डिग्री वाली है, अगर सर वो उसके बीच में किधर डाल दिया 90 के, अब तो ये नहीं लगेगा, तो फिर इंडिविजुअल फार्मूला लगाने का, ठीक है। ओके, सो अर्थ के मैग्नेटिज्म को लेके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट समझ लेने एक बार। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ये ऑब्वियसली मैग्नेटिक इक्वेटर ये होगा, है ना। देखो कुछ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉइंट्स है, लोकस ऑफ पॉइंट्स। सो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वहां पे डिप 0 है, बराबर है। तो ये पॉइंट पे डिप 0 होगा, फिर यहाँ पे डिप 0 होगा, यहाँ पे डिप 0 होगा, यहाँ पे डिप 0 होगा। मतलब जो लोग भी मैग्नेटिक इक्वेटर पे रह रहे हैं, जो हमारे इंडिया में त्रिवेंद्रम में रह रहे हैं, तो वो लोग एक सेट ऑफ लाइन पे रह रहे हैं, एक सेट ऑफ पॉइंट्स पे रह रहे हैं जहां पे डिप 0 है। मतलब वहां पे अगर मैग्नेटिक कंपास अगर ऐसे अलाउ किया जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल ही रहने वाला है। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विद 0 डिप, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को मतलब लाइन, है ना। तो इसको बोलते हैं एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, एगोनिक नहीं सॉरी, एक क्लिनिक लाइन, एगोनिक डिक्लिनेशन के लिए एक क्लिनिक लाइन। सो एक क्लिनस, सो क्लिनस इज फॉर बेंडिंग डाउन एंड गोनस इज फॉर बेंडिंग साइडवेज। सो बेंडिंग अप और डाउन। सो एक क्लिनिक लाइन का मतलब है अगर वहां पे तुम मैग्नेट रख देते हो तो वो हॉरिजॉन्टल रहने वाला है, ठीक है सर। धागे से बांध दिया मैग्नेट को, ऐसा हॉरिजॉन्टल रखेगा, ऐसे ऐसे हो सकता है। ओके, अच्छा ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये एक ऐसी लाइन है जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो उसको बोलेंगे ए क्लिनिक। अब ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब ये वाला, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड्स होगी। सो अगर यहाँ पे अगर ऐसे मैग्नेट रख दें, अगर अपन लोग इधर खड़े हैं ऐसे और इधर मैग्नेट रख दें तो नीडल अपवर्ड पॉइंट करेगी, बराबर। पर इधर 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 खड़े होगे, इधर खड़े होगे, सेम डायरेक्शन में अपवर्ड पॉइंट करेगी। सो मीनिंग कि ये जो मैंने लाइन बनाई, ये लाइन पे मैग्नेटिक डिप का एंगल हर जगह सेम होगा। सो इनको बोलते हैं आइसो क्लिनिक लाइन्स। ओके, मेक सेंस? बहुत सिंपल है, ठीक है। सो जहां पे ये डिप के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी लाइन आइसोक्लिनिक है, कौन सी लाइन क्लिनिक है। दूसरा होता है डिक्लिनेशन अपने पास। तो जहां पे 0 डिक्लिनेशन है, 0 डिक्लिनेशन का मतलब क्या है? मतलब वहां पे नॉर्थ साउथ, ट्रू नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, उसको बोलते हैं 0 डिक्लिनेशन। कि भाई इधर जिधर नॉर्थ तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो सच में नॉर्थ तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जहां पे 0 डिक्लिनेशन होगा उसको, वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को या वो लाइन को बोलेंगे एगोनिक। और जहां पे सेम डिक्लिनेशन होएगा आइसोगोनिक लाइन्स। ओके, सो अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है मान लो, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है,
सो ओवरऑल तो देखो कहीं भी अगर अपन सीधा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमको लगेगा कि रेसिडुअल पॉइंट्स हो सकते हैं, बट ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, लोकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। सो कोई सिटी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो, यहाँ पे हो सकता है ऐसे भी हो। सो लोकली अर्थ के डिफरेंट सिटीज में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है। ये जो है ये ओवरऑल एवरेज लाइन है एक, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर या मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द एंटायर अर्थ। बट कहीं कहीं पे मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में भी होती है, ठीक है। तो ये जो लाइंस होंगी ये होंगी एगोनिक लाइंस। सो डिप और डिक्लिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। डिक्लिनेशन मतलब नॉर्थ से कितना साइडवेज, नॉर्थ से कितना साइडवेज। डिप मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर या नीचे, हॉरिजॉन्टल से ऊपर या नीचे मतलब डिप, नॉर्थ से साइडवेज मतलब डिक्लिनेशन, ओके। फिर तीसरा हमारा क्या कंपोनेंट आता है जियोमैग्नेटिक एलिमेंट, BH। 3 जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं हमारे। सो ये 2 डिस्कस किया अपन ने। एक ये डिप के लिए ना मोस्टली आई एंगल यूज करते हैं, बिकॉज डिप का पूरा नाम है इंक्लिनेशन, इसलिए डिक्लिनेशन के लिए D यूज करेंगे। फिर कहीं कहीं पे ऐसा थीटा और फाई अलग अलग एंगल्स भी होने वाले हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करते हैं। मैं ये डाल सकता हूं। अभी जहां जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब BH सेम है उसको बोलेंगे आइसोडायनामिक लाइंस, और जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है ऑब्वियसली एडायनामिक लाइंस। वो कहां होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 किधर होने वाला है? नॉर्थ और साउथ, सो पोल्स पे। सो यहां पे एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा और यहां पे एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा जहां पे BH 0 होगा। सो ये ए डायनामिक ग्रुप है, इधर भी BH 0। सो पोल्स पे ए डायनामिक लाइंस होती हैं, मतलब वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ए डायनामिक लाइंस आर वर्टिकल लाइंस, क्योंकि इनका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है। सो ए डायनामिक लाइंस आर वर्टिकल लाइंस, ओके। सो लिख लेते हैं एक बार, BH इक्वल्स टू 0 ए डायनामिक लाइंस, और BH सेम हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां जहां पे सेम होगा वो होगा आइसोडायनामिक। सो एक्लिनिक लाइंस इस तरह से होंगी पैरेलल टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। एगोनिक लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस होने वाली है, पैरेलल टू द एक्सिस, जैसे ये एक एगोनिक लाइन हमने ड्रॉ की है। और आइसोडायनामिक या ए डायनामिक लाइंस परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस होने वाली है। सो ए डायनामिक लाइन ऐसे होने वाली है और आइसोक्लिनिक लाइंस ऐसे ईस्ट वेस्ट, और सॉरी आइसोक्लिनिक नहीं एक्लिनिक लाइंस, और एगोनिक लाइंस नॉर्थ साउथ पॉइंट करने वाली, ठीक है। सो ये क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, यहां पे खत्म होता है। सो अभी हम लोग थोड़ा इंटरैक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का और एक मटेरियल मैग्नेट का। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अपना सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से करंट पास करो, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में क्या क्या चेंजेस ला सकती है ये देखने वाले हैं। सो दिस टॉपिक इज समवॉट सिमिलर टू अ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है। सो कुछ वैसे टॉपिक है। सो यहां पे हम लोग को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। सो ये सोलेनॉइड, और मैं कन्वीनियंटली एक मैं बैटरी नहीं बना रहा हूं, ये सोलेनॉइड के अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये मान लेते हैं कि अंदर यूनिफॉर्म ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हमको जो मटेरियल की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करता है वो इसके अंदर रख देना है। सो हम लोग एक रैंडम मटेरियल रखते हैं इसके अंदर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं तुमको बार बार आयरन के एग्जांपल्स देता रहूंगा क्योंकि आयरन में समझना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है।
अभी हम लोगों ने सॉलिनॉइड को ऑन कर दिया है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल में से पास हो रही हैं। तो मटेरियल के अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो उनपे एक टॉर्क लगेगा और वो सब लाइन में आना चाहेंगे और काफी सारे लाइन में आ जाएंगे, काफी सारे लाइन में नहीं आएंगे, डिपेंडिंग कि कितने आए कितने नहीं आए लाइन में, उसके हिसाब से मटेरियल्स का मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन है। सो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो सब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो सब जो है वो इसके हिसाब से क्लासिफाई होंगे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहां पे हम जो करंट सप्लाई कर रहे हैं ना, लेट्स कॉल इट फ्री करंट। फ्री इन द सेंस हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं फ्रीली, हमारे हाथ में पूरा इसका बैटरी का वोल्टेज कितना रखने का हम लोग को। तो ये विदाउट दिस मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसका फॉर्मूला है सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट Ni। सो NiF लिख लेता हूं। ये क्या है, नंबर पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट NiF by L। सो ये हुआ टोटल करंट, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ को H बोलते हैं। H फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं है एक्चुअली, ये हुआ क्या H वैसे, ये हुआ फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, टोटल फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो H हुआ B नॉट बाय म्यू नॉट। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्लियर। यस। अभी ये जो बात हुई ये तो हुई एब्सेंस ऑफ अ मटेरियल में। अंदर अगर कभी हम मटेरियल रख देंगे, ये मटेरियल का मैं क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं, ये वाले मटेरियल का मैं इधर क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं। सो मतलब मैं साइड से दिखा रहा हूं। तो सपोज जैसे एक सिलेंड्रिकल रॉड है, तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूमने लगे। बड़ा दिखाता हूं, ये वाला। सो ये साइड से रॉड को देख रहे हैं, उसके सब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, अभी देखो अंदर यहां पे एक एरो इधर है, इसके बाजू में भी है। सो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो मटेरियल के अंदर सारे करंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट एक आउटर लेयर में देखो एक सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सो आउटर लेयर पे ओवरऑल एज इफ करंट फ्लो कर रहा है ना, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। जस्ट बाय प्लेसिंग दिस मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, वी विल हैव a lot of electrons. I'm not saying all the electrons because that will make me call it a ferromagnetic material. So a lot of electrons will start revolving in the same direction. Because of that, surface पे overall एक current होगा. Let's call this bound current. So why bound currents? क्योंकि देखो ये free electrons नहीं है. ये electrons अपने अपने atoms को नहीं छोड़ेगा. ये अपने atoms को ही टेढ़ा करती है. सर अगर ये खुद टेढ़े रिवॉल्व होना चालू हो गए, सो ये जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से नहीं हो रहा है। ये वायर में जैसे हम करंट पास करवा रहे हैं वैसा करंट नहीं है। दिस करंट इज बाउंड टू देयर ओन एटम्स, बट सरफेस भी आर लिविंग, सो आई बी लिखा है, ठीक है। इसकी वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी इसमें हमें देखो ऐसे ओवरऑल एक करंट हो गया ऐसा, सो इसका एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। सो सपोज फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी दोनों का लेंथ सेम रखें, जितना सॉलिनॉइड है उतना ही अंदर वाला मटेरियल रखा है, पूरा पूरा भर दिया है, तो अंदर अभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H प्लस, अभी H क्या है, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। सो वी आर कॉलिंग दिस H प्लस, मैं फिलहाल इसको लिख देता हूं, हाँ चलो असली नाम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज टोटल बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो भाई कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, मटेरियल, अच्छा ये जो M है इसमें जो IB है ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स लाइन में आए।
सारे आ जाएंगे, डायग्राम में सारे बना देंगे, पर सारे आएंगे जरूरी नहीं है। सो ये जो m है, ये m डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, मटेरियल कैसा है, और डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ऑब्वियसली अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं तो लाइन में आते ही नहीं ना। अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ज्यादा लाइन आएंगे, एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कम आने वाले हैं। सो द मैग्नेटाइजेशन is proportional to H, is proportional to कि हम सोलेनॉइड से कितना करंट पास करवा रहे हैं, और इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबल होना, ससेप्टिबल होना मतलब क्या? रेजिस्ट नहीं, उल्टा उसका, रेजिस्ट करने का उल्टा है। इफ आई एम रेजिस्टेंट टू समथिंग मतलब मैं वो नहीं करूंगा। इफ आई एम ससेप्टेबल टू समथिंग मतलब अरे मैं वो शायद कर लूं, ज्यादा चांसेस ना। टू बी ससेप्टेबल इज टू बी मोर प्रोन टू। तुम ससेप्टेबल हो क्लास में सोने के, सो दैट मींस कि यू आर प्रोन टू, जैसे कि जोड़ी मेरे बारे में बात नहीं हो रही, सो दैट मींस यू आर मोर प्रोन टू स्लीपिंग इन द क्लास। ठीक है, सो टू बी ससेप्टेबल इज टू बी मोर प्रोन टू। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब एक मटेरियल मैग्नेटाइज होने के कितना इच्छा रखता है, कितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट कर लेगा। सो दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी पढ़े। ससेप्टिबिलिटी, ओके। तो यहां पे ये भी m चेंज करें, सो अब b नहीं रही है, अब ये म्यू नॉट h प्लस m हो चुका है, और ये हो चुका है म्यू नॉट h प्लस xmh। यहाँ ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी h, तो h बाहर निकाल दो, बचा क्या? म्यू नॉट 1 प्लस xm, ये b, और ये क्या है? h म्यू नॉट क्या है? b नॉट, इसके एब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड, सो B इक्वल्स टू B नॉट 1 प्लस xm। Therefore, अच्छा ये B जो है, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ सम मटेरियल, इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम, सो मैं इसको m लिख रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम। सो मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम इज टू मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, ये हुआ रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस xm, ये इसको नीचे ले लिया है। सो 1 प्लस xm इज म्यू r, ओके। 1 प्लस xm के बदले हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी लिख सकते हैं। सो ये इक्वेशन अगेन हो गई है म्यू r म्यू नॉट h। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। अगर म्यू r 1 से ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, अगर म्यू r 1 से कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। अगर म्यू r 1 ही है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई चेंज नहीं हुई, मतलब एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। अगर म्यू r 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी इसके अंदर। सो म्यू r के हिसाब से मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे, ओके, गुड, क्लियर है, ठीक है। ऑल्सो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ना, मैग्नेटाइजेशन इज, ये देखो अंदर इसके डायपोल्स बन गए ना ये। सो मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सॉलिड। द नेट डायपोल मोमेंट कितना है, जो भी अभी अपन ने एक प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया, एक डायपोल को नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ डायपोल से मल्टीप्लाई किया, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H है, H हो जाएगा Bm अपॉन म्यू नॉट, या टोटल फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। ये होगा टोटल बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ, बट वी डोंट एक्सपीरियंस बाउंड करंट। अगर एक तुम्हारे पास एक परमानेंट बार मैग्नेट है, तुम उसको अगर हाथ लगा लो तो उसमें अपने को करंट लगता नहीं है। सो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग वी एक्सपीरियंस। तो इसके लिए इसको मैं फ्री करंट पर यूनिट लेंथ बोलना, सॉरी बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ बोलने के बजाय नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। H कैन बी फाउंड आउट इजीली। तो करंट तो पास कर रहे हो तो कितना करंट है देख लो, और सोलेनॉइड में कितने लपेटे हैं देख लो, तो उसको डिवाइड कर लो, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन म्यू r
we have various type of magnetic materials. Okay. अब अगर एक मटेरियल का XM जो है, अच्छा XM जो है ना वो नेगेटिव हो सकता है, म्यू आर नेगेटिव नहीं हो सकता है। XM की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। इसको क्या करते हैं, रेंज में ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो -1 से लेकर के -1 से लेकर के एक्चुअली कितना भी हो सकता है। सो XM -1 से इंफिनिटी हो सकता है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है इसकी। सो मच ग्रेटर देन 1 हो सकता है। सो -1 से इंफिनिटी हो सकता है। अब अगर -1 से 0 है XM की वैल्यू, तो म्यू आर कितना होगा? म्यू आर होता है 1 + XM, तो 0 to 1 होगा। म्यू आर होगा 0 to 1, 0 पॉइंट समथिंग होगा। अगर XM नेगेटिव है तो म्यू आर 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, बराबर। अगर XM नेगेटिव है तो म्यू आर 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो जो मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो गई। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, मतलब उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। सो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अच्छा, XM की वैल्यू अगर 0 से थोड़ी ज्यादा हुई, सो लेट्स से 0 और 1 के बीच में हुई, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो म्यू आर वो 1 पॉइंट समथिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, थोड़ी सी इंक्रीज हुई पर इंक्रीज हुई। तो जिन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली रिएक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पैरा। और तीसरे बचे फेरो। सो फेरो के लिए ये 1 से बहुत ज्यादा होगा, सो 1 से लेकर के अ वेरी लार्ज वैल्यू, सो एक इंफिनिटी, ठीक। अच्छा, रियल में इंफिनिटी जाता नहीं है, सो इंफिनिटी में हटा देता हूं वैसे। ये रियल में सारे के सारे डायपोल्स वगैरह लाइन हो गए, तो भी और डायपोल्स ही नहीं बचे भाई साहब के साथ, और क्या लाइन हो गए। सो रियल में इंफिनिटी नहीं है, सो वेरी लार्ज वैल्यू। सो यूं लिखा जाता है XM इज मच ग्रेटर देन 1। यहां पे XM लाइज बिटवीन 0 और 1, तो म्यू आर मच ग्रेटर देन 2, तो ये 2 से बड़ा ही वैल्यू मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट डबल तो मिलेगी, डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स इतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। So this is classification of materials depending on magnetic susceptibility and इसके हिसाब से relative permeability. Okay? So कैसा हुआ ना, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, मान लो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है, अब इसमें एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, सो एक ऐसा डायमैग्नेटिक ऐसा बॉक्स रख दिया मैंने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेपेल करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाना पसंद नहीं करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका मिल गया चीजों को मैग्नेटिक फील्ड से बचाने का। उनको डायमैग्नेटिक डब्बों के अंदर कैरी करो। जो बहुत महंगी महंगी रिस्ट वॉचेस होती है ना, रोलेक्स वगैरह और भी होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अगर मैग्नेटिक मैकेनिज्म है, अगर डिजिटल है, तो दे वांट टू प्रोटेक्ट इट। उनको क्या, उनको प्रेसिशन बहुत चाहिए कि हमारी सालों साल तक 1 सेकंड इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक रिस्ट वॉच का डायल 1 सेकंड 2 सेकंड तक चेंज हो जाता है विद इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो जो बहुत कॉस्टली वॉचेस वाले होते हैं ना, तो उनका एक आउटर रिंग बना देते हैं वो, सो दे ट्राई कि वो डायमैग्नेटिक मटेरियल का रखे। तो उससे क्या होगा, उनकी रिस्ट वॉच के अंदर को तुम्हारे आजू बाजू के दूसरे भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसा हुआ, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं है, ये मैग्नेटिक शील्डिंग है, ठीक है। सो दिस इज मैग्नेटिक शील्डिंग। सो मैग्नेटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग कैन बी डन यूजिंग डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे करते हैं?
एटम होता है उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ये तो केमिस्ट्री बता रहा है मेरे को। अगर एक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो तो क्या करना है? अरे वो वाला मटेरियल करते हैं, इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर यूज करते हैं, उसके अंदर जीरो होती है ना फील्ड। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। हाँ अगर कहीं पे बहुत थंडरस्टॉर्म चल रहा हो, लाइटनिंग हो रही हो, और तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक तुम्हारी कार खड़ी है और बाजू में एक लकड़ी का घर है, किधर जाओगे? कार के अंदर। लकड़ी के घर के अंदर जाओगे, लाइटनिंग के चांसेस हैं। अगर कार के ऊपर लाइटनिंग गिरती भी है तो भी वो सरफेस से होते हुए अर्थ में चली जाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करवानी है तो कंडक्टर यूज करना है, मैग्नेटिक शील्डिंग करवानी है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है। एक और तरीका है मैग्नेटिक शील्डिंग करवाने का, वो उतना स्ट्रांग नहीं है बट स्टिल देयर इज अ वे। तुमको ये डब्बा बचा के रखना है मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या करो, इसके आजू बाजू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दो, तो क्या होगा? तो सारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से ही जाएगी, अंदर से जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जाती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल से दूर जाती है। ठीक है। सो अगर एक ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाती है। ठीक है। अच्छा, उल्टा करें, मैग्नेटिक फील्ड को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, इधर मैंने रखा है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये कहां जाएगा? ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये किधर जाएगा? ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। पैरेलल, क्यों पैरेलल? इसके साथ जाएगा, क्यों जाएगा? उसके अंदर से पास हो सकती है, वहाँ पे वीक है मैग्नेटिक, वहां पे वीक है मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन ऐसे बनाई है ना मैंने, लाइंस के साथ जाए जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल किधर जाएगा? सो डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी होगी उससे वीक कहां कम होते जा रही है वो वहां जाएगा। सो दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड फॉर लेविटेशन, चीजों को फ्लोट करने के लिए, है ना। भाई देखो, एक मैग्नेट मेटालिक चीजों को, मतलब आयरन की चीजों को, फेरोमैग्नेटिक चीजों को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपेल भी कर सकता है, पर एक मैग्नेट डायमैग्नेटिक मटेरियल को हमेशा रिपेल ही करेगा। सो इसके लिए जो मैग्लेव ट्रेन जो है, मैग्लेव ट्रेन जो चाइना में चलती है, रशिया में चलती है, जापान में चलती है, उनके जो बेस पे है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को बनाने का इजीएस्ट तरीका है सुपर कंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले। अ सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। एक सुपर कंडक्टर का XM -1 होता है, तो उसका म्यू आर हो गया 0। अ सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। इस चीज को बोलते हैं माइजनर्स इफेक्ट। माइजनर इफेक्ट। तो माइजनर इफेक्ट मतलब एक सुपर कंडक्टर एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी -1 है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल ही करेगा। तो तुम्हारे अगर ट्रैक पे मैग्नेटिज्म है, तुम्हारा मैग्नेटिक ट्रैक है, तो वो ट्रेन ऊपर ही उड़ के चलने वाली है, वो नीचे नहीं आने वाली है। सो फ्रिक्शन गया ऑलमोस्ट, फिर जो एयर की विस्कोसिटी होगी वही होगी, इसके लिए वो बहुत फास्ट चलती है ट्रेन्स। सो ये रफली हुआ अभी। अब देखो, ये मैग्नेटिक मटेरियल अंदर पड़ा ही है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आउटर करंट को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। सो हम करेंगे, अभी मैं क्या करूंगा, मैं जो फ्री करंट है, जो H है मेरा, मैं H को चेंज करते जाऊंगा और देखूंगा उसके हिसाब से अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज होती है। सो आई वांट टू प्लॉट H वर्सेस B। ओके, सो ये H एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में, इसके लिए अभी जब इनिशियली जब कुछ भी करंट नहीं है, स्विच ऑफ है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। सो दिस ग्राफ स्टार्ट्स विद 0, जब H 0 तो B भी 0। जैसे जैसे ये करंट बढ़ाते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाती है। सो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जाएगा, बट उसका एक लिमिट है।
एक बार सारे के सारे डायपोल्स लाइन में आ गए, उसके बाद और डायपोल्स ही नहीं बचे आपके पास, तो क्या लाइन में है, तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना रुक जाएगी. सो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड saturation. Saturation magnetization. Okay? So ये saturation magnetization के बाद और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ने वाली है, पर हम लोग इसको कभी कम कर देते हैं. मतलब ये जो सॉलिनॉइड का जो करंट है उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं. डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, बट एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स को क्रॉस नहीं करती है. अब यहां पे हमने क्या किया, हमने करंट को, आउटर करंट को बंद कर दिया, पर फिर भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड रह गई. ठीक है, ये जो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड रह गई इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी. इसको बी आर, या रेमेनेंस. तो रिटेंटिविटी इज टेस्ला. ये टेस्ला में होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट जीरो करने के बाद भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म बच गया, वो रिटेंटिविटी है. अब अगर इसको, मतलब क्या होगा, अंदर वाला जो मटेरियल है वो परमानेंट मैग्नेट बन चुका है. अब इसको क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म करना है, तो उल्टे डायरेक्शन में करंट चलाना पड़ेगा. उल्टे डायरेक्शन में करंट चलाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, मतलब मटेरियल का मैग्नेटिज्म गया. ठीक है, ये पॉइंट है एच पे, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी है. तो द मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ परमानेंट मैग्नेट. द मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट लेंथ, एम्पियर पर मीटर, required to demagnetize a permanent magnet is called coercivity. Okay? अभी क्या करो, उल्टे डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाओ तो इसका पोल्स चेंज हो जाएंगे. सो अभी यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालने लगेगा, ऐसे डायग्राम आएगा. अगेन मैग्नेटिक सैचुराइजेशन, ये उल्टे डायरेक्शन में रिटेंटिविटी, अगेन कोएर्सिविटी, और फॉरवर्ड करते जाओ तो ये वापस से सैचुरेशन, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, तो देखो, तो जो इनिशियल जो कर्व लिया उसने जीरो से सैचुरेशन पे आने के लिए, वो कर्व वापस रिपीट नहीं करता. मीनिंग कि मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जीज डिफरेंट लगती है. ये जो डिफरेंस है वो हीट में चले जाता है, वो एरिया गर्म हो जाता है. सो दिस एरिया इज द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस. और यहां पे हिस्टेरेसिस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस है. ठीक है, तो ऐसा एक इलास्टिक हिस्टेरेसिस तुम लोग पढ़ चुके हो कि एक रबर को बार बार खींच के तुम छोड़ोगे तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा. यहां पे ऐसा ही होगा. सो हिस्टेरेसिस मतलब कहीं पे भी जब भी कोई एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं. ओके, अभी यहां पे जैसे कि यहां पे एक परमानेंट मैग्नेट पड़ा है इधर और दूसरा मैग्नेट इधर लेके आओ. अब तुम इसको बहुत देर तक दोनों के लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने रख दो ना, और बीच में कोई चीज रख दो, वो गर्म हो जाएगा क्योंकि उधर डीमैग्नेटाइजेशन चालू है. ठीक है, उल्टा कर दो, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. तो जैसे कि मैग्लेव ट्रेन जो है उसमें ब्रेक कैसे लगाएंगे, उसमें ब्रेक लगाने के लिए हिस्टेरेसिस यूज होता है कि भाई यहाँ पे सपोज इधर रोकना है ट्रेन को और यहाँ से ट्रेन आ रही है तो नीचे वैसे उसके नीचे व्हील्स होते हैं वैसे, क्योंकि जब बंद होगा, जब सबको सिस्टम बंद है तो नीचे पड़ी नहीं रहेगी ना, तो व्हील्स होते हैं पर वो हवा में फिर भी होती है. तो व्हील्स आर जस्ट फॉर प्लेन, जैसे फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, और वो ऐसा टेक ऑफ मतलब पूरा टेक नहीं करके थोड़ा सा ऊपर के थोड़ा सा नीचे जाके. तो यहाँ पे ट्रेन को रोकना है तो तुम अभी ट्रैक की मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दो तो रुकेगा नहीं, वो चलेगा नहीं व्हील्स में. ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं ना, उसको ब्रेक करने के लिए हिस्टेरेसिस यूज करते हैं. यहाँ पे ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं.
तो पहले सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन था, तो इसके लिए स्पीड बढ़ते जा रही है। अभी रोकना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल सोच सकते हो, इधर भी नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल, लाइक पोल्स कर दिए, तो इधर आके रुक जाता है, पर वो तो रिपल करके वापस भी जाएगा तो फिर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस ऑल दिस इज कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल डिसेलरेशन करवाया जा रहा है। तो जो इतनी एनर्जी उसने यूज की ब्रेक करने के लिए, वो फ्रिक्शन से नहीं आई, फ्रिक्शन से आती है, थोड़ी सी आती है, इससे ज्यादा आई मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइजेशन से ज्यादा आई, एंड सडनली तुमने स्विच बंद कर दिया तो वो रिपल भी नहीं होगा, तो वो जो पूरा जो एरिया है वो बहुत गर्म हो जाता है, सो वहां पे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस हो जाता है। ठीक है, अभी डिपेंडिंग कि एक मटेरियल की रिटेंटिविटी कितनी है, ये ग्राफ इतना मोटा हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। यहां पे दिख रहा है कि रिटेंटिविटी की वैल्यू कम है, ये बड़ी सी तो अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू अगर कम होगी तो वो मटेरियल में इतनी मैग्नेटिज्म बचेगी नहीं। ऐसे मटेरियल्स होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ है जिसमें रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आएगा। ये है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहां पे काम आएंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब हमको चाहिए कि मैग्नेटिक बिहेवियर हो उनका, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को वो की तरफ जाए और मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करें, पर करंट बंद हो जाए तो उनका मैग्नेटिज्म लूज हो जाना चाहिए। ऐसी चीज कहां पे यूज होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर के कोर में सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि चाहिए कि जब तक करंट पास हो रहा है तब तक ही डिफ्लेक्शन हो। अगर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तुमने गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो तुमने चालू किया करंट, फिर बंद किया, वो पॉइंटर उधर अटका पड़ा होगा, वो वापस नहीं आएगा, थोड़ा सा ही वापस आएगा, जीरो पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, सो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेयर यू नीड टू क्विकली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ओके, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहां चाहिए? जहां पे परमानेंट मैग्नेट्स की जरूरत है। सो गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट और राइट में हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको हमको डीमैग्नेटाइज नहीं करना है, उनमें से तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ ही रही है, सो वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, और सेंटर में एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, क्लियर? चलो, और कुछ पूछना है? सर, इसमें जो बनती है रिटेंटिविटी और पॉजिटिविटी, वो ऊपर नीचे दोनों सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी? सेम होगी। हाँ, सेम होगी। ये एक डायरेक्शन में जितना नॉर्थ पोल स्ट्रॉन्ग बना सकता है, दूसरे डायरेक्शन में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल बना सकता है। सो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, दूसरा फेरो, अच्छा ये इक्वेशन में बोल गया, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, इसमें जो डायपोल्स का जो अलाइनमेंट है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अभी अगर तुम गर्म करो तो ज्यादा अलाइन होगा कि कम अलाइन होगा? मतलब एक मटेरियल है अपने पास, उसको अपन गर्म कर रहे हैं तो वो सारे लाइन में आ जाएंगे, वो फैल जाएंगे ना, वो रैंडम हो जाएंगे। सो द मैग्नेटाइजेशन of a paramagnetic material, in general for any material, the magnetization is inversely proportional to temperature. जितना ठंडा उतना मैग्नेटाइज होना इजी होता है। So ये इक्वेशंस का है। और मैग्नेटाइजेशन हम लोगों ने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो m इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्यूरी इज कांस्टेंट, मैडम है क्यूरी। ठीक है, m इक्वल्स टू cv/d। ये अगर ठंडा होगा तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बेटर मैग्नेट बनेगा, अगर गर्म होगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये जो भी पैरामैग्नेटिक सॉल्ट का भी एग्जांपल किया हम लोगों ने, तब ये यूज किया था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा इसको थोड़ा एक वेरिएशन भी है, m के बदले हम लोग लिख सकते हैं XMH, और ये C, और B के बदले हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट H, ये B नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक बाय D। तो HH गया, XM इक्वल्स टू C
म्यू नॉट बाय टी। ये इसी इक्वेशन का एक और वेरिएंट है। ओके ठीक है, ये क्यूरीज लॉज है, क्यूरीज लॉज फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इसका इक्वेशन है ये। सो अगेन ये आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहां पे ये जो लॉ है इसको बोलते हैं क्यूरीज वाइज लॉ, WEIS। ठीक है, ये दोनों सी सेम नहीं है वैसे, ये दोनों सी डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा इनको। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज होगा। अभी देखो यहाँ पे TC फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर तुम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करते जा रहे हो, तो उसके अंदर जो डायपोल सेम अलाइन है वो इरेगुलर होते जाएंगे। एक पॉइंट पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, बहुत गर्म कर रहे हो तो वो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, बस इक्वेशन यही है। ठीक है, चलो और कुछ। सर अगर हमने जो फेरो है उसको ने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट में पैरा में, हाँ बहुत हाई टेम्परेचर, हाँ, और फिर वापस हम कूल करके तो फिर वो फेरो हाँ वापस हो जाएगा। इनफैक्ट मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के कुछ तरीके हैं कि तुमको एक चीज को मैग्नेट बनाना है तो तुम कैसे करोगे, या तो सॉलिड के अंदर रख दो, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, या तो दूसरा एक मैग्नेट उठाओ, इसको सेम डायरेक्शन में रब करो, उठाओ ऐसे रब करो, ऐसे ऐसे रब मत करो, ऐसे उठाओ ऐसे रब करो। ठीक है, इनफैक्ट फैक्ट्रीज में एक ये मेथड यूज होता है, स्लो हैमरिंग यूज होता है कि मेटल्स वगैरह लेके उनको स्लोली स्लोली हैमर करते रहते हैं। तो स्लोली हैमर करने से क्या उनके अंदर के जो डायपोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में आते जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने का। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कुछ कुछ रीजन्स में ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एक लोकल रीजन में सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, कहीं और एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन्स। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओवरऑल भले एक मैग्नेट नहीं हो, उसके अंदर लोकल ऐसी एरियाज होती हैं जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट्स सेम डायरेक्शन में, इन एरियाज को बोलते हैं डोमेन्स। मतलब अगर तुम गर्म करते जाओ तो ये डोमेन्स टूटते रहेंगे। सो टूटते रहेंगे मतलब लिटरली ब्रेक नहीं हो जाएगा मटेरियल, मतलब ये फिर थोड़े इरेगुलर हो जाएंगे, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, इसके एक डायरेक्शन में, इसके कोई अलग डायरेक्शन में। तुम और गर्म करते जाओ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डोमेन्स बचेंगे नहीं, जब मतलब आजू बाजू में कोई ऐसा एटम नहीं होगा जो सेम डायरेक्शन में, या फिर बहुत कम होंगे जो सेम डायरेक्शन में कर रहे होंगे। ठीक है, तब वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये डोमेन की साइज ना रफली 1 मिलीमीटर होती है, और एक एक डोमेन के अंदर 10⁻11 एटम्स या 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। ओके, ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, इससे बहुत कम है, बट ऑन एन एवरेज 1 मिलीमीटर की साइज जितना एक डोमेन रहता है। ओके, तो इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता जितना मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, चलो ठीक है। सो ये हुआ परमानेंट मैग्नेटाइजेशन, और परमानेंट मैग्नेटाइजेशन में अपने हार्ड फेरो और सॉफ्ट फेरो मटेरियल्स देखे। ये सब हिस्टेरेसिस के हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा, हिस्टेरेसिस डिसाइड होता है कि म्यू आर के हिसाब से, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है, और वो होता है एक्सएम के हिसाब से। ससेप्टिबिलिटी कितनी, मतलब एक मटेरियल कितना ससेप्टेबल है अपने डोमेन्स को सीधा लाइन में लाने को। कुछ कुछ मटेरियल बहुत इजीली लाइन में लेके जाते हैं, कुछ कुछ मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स परफेक्ट सुपरकंडक्टर्स हैं। ये है माइजनस इफेक्ट, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रिपेल करेंगे, मतलब ये फ्लोट कर सकते हैं, ये उड़ने के काम आ सकते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, चलो लेट्स एंड दिस क्लास। मैग्नेटिज्म समाप्त।